गुड आफ्टरनून। आज हम बड़े खुश होकर आपको ये बताना चाहते हैं कि आज ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स या रिलेटिविटी का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग शुरू करेंगे। फिर आपको याद दिला दें कि मैंने स्टार्टिंग में एक सिलेबस डाला था और शायद भूल से किसी और टीचर ने, मैं नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने भी डाला था और उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा हो सकता उन्होंने सही डाल दिया हो। जो हमने पहले सिलेबस डाला था वही सही सिलेबस है, क्योंकि आपने चेंज्ड सिलेबस को ना पार्ट 1 में पढ़ा है, ना पार्ट 2 में पढ़ा है, ना ही आपको पार्ट 3 में पढ़ना है। जो चेंज सिलेबस है वो नेक्स्ट ईयर लागू होगा। तो पहले मैं भी मतलब भ्रम में आ गया था, लेकिन मैंने बारीकी से उसको ध्यान दिया तो मैंने देखा कि हमें पुराने सिलेबस के अनुसार ही चलना है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसमें एक बड़ी बात यह है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। ये रिलेशन हमने जो फाइनली डिराइव होके आएगा उसको मैंने पहले से ही लिख दिया है। कैसे निकलेगा इसको अभी हम लोग मात्र 5 मिनट में डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा ब्रेन नहीं लगना है। मैं कुछ बातें और मोटी मोटी आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि रिलेटिविस्टिक जो मोमेंटम है वो भी आप जान लीजिए क्या होता है। वैसे लीनियर मोमेंटम P = mv से दिया जाता है। v से तो आप रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। चूंकि मास वेरिएशन फार्मूला हमने पढ़ लिया है कि जब रिलेटिविस्टिक स्पीड से कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि वेरी हो जाता है। अब जो वेरिएबल मास हुआ है उसकी आप वैल्यू रख लीजिए m0/√1 - v²/c² और इंटू v लिख दीजिए। तो अब जो हमने मोमेंटम लिखा हुआ है यही रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। कहीं किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करें तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के लिए ये करेंगे। चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनके 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। v को अगर हम vxi प्लस vyj प्लस vzk रखें और इसी तरीके से हम p को pxi pyj एंड pzk लिखें तो 3 कंपोनेंट के फॉर्म में रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को लिख सकते हो। px जो अगर करोगे तो vx के साथ आएगा तो होगा m0vx/√1 - v²/c²। सिमिलरली py = m0vy/√1 - v²/c²। क्योंकि ये v² है, इसमें हम कंपोनेंट क्या लिखेंगे, वो एक जनरल वेलोसिटी है vx² + vy² + vz²। ये स्केलर हो जाता है अपने आप ही। इसी तरीके से pz आप कर सकते हो। मैंने आपको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का आइडिया दे दिया है, इतना ही आपको जानना है और प्रॉब्लम में यूज़ करना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है, किसी अनसॉल्व पेपर में दिखती है या आपकी बुक में कहीं दिखती है, अब आपकी बारी है। हमने अपनी तरफ से पढ़ा दिया है और आपने, बहुत से लोगों ने सीरियसली फुल वीडियो देखे हैं, पूरे क्लास अटेंड करे हैं, बहुत से लोगों ने नहीं करे हैं। अब हमने जितने सीरियसनेस के साथ सब्जेक्ट को आपके सामने पढ़ने के लिए रखा है, आपको पढ़ना है। मेरी तरफ से जिन लोगों ने अब तक के वीडियोस देख लिए हैं उन्होंने एक तरीके से रिलेटिविटी वाला किला है उसको जीत लिया है, और जिसने नहीं जीता है तो उनको भी अपने आप पढ़ने का कॉन्फिडेंस से पढ़िए। लेकिन टीचर जब बताता है इतने साल के अनुभव के बाद, इतने ज्ञान के बाद, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी जिस ढंग से हो जाती हैं वो आपको अपने आप से बुक से रट लेने से नहीं हो सकती है।
तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप उनको दोबारा देख के उसको कंप्लीट करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और साथ साथ अनसॉल्व पेपर जो पिछले सालों के होते हैं उनको सबको लगा लें। इस साल अनसॉल्व पेपर आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उसको तो देखना ही है, लेकिन चांसेस हैं जो हमारा एक तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हो सकता है कम टाइम में पेपर सॉल्व कराने के लिए पहले से ही ऑब्जेक्टिव पेपर ही बनाए जाए। सारे पेपर ऑब्जेक्टिव आने की पूरी संभावना है, तो दोनों तरीके से आपको पढ़ के चलना है। ओके, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है E = mc² होती है मूविंग मास के लिए। रेस्ट एनर्जी जो होती है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो m0c² होती है। इसको अलग अलग तरीके से रखें, समझें कि अगर पार्टिकल रेस्ट में हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी m0c² है, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसके पास जो एनर्जी है ड्यू टू इट्स मास। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज है, उसका हम जनरल नाम नहीं ले सकते हैं, उसके दो रूप हैं, एक उसका रूप है मैटर और एक दूसरा रूप है एनर्जी। मैटर और एनर्जी को मिला के बनता है फिजिकल वर्ल्ड। समटाइम्स इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड समटाइम्स इट मे बी फॉर्म इन द एनर्जी, अदरवाइज इट एग्जिस्ट इन को-स्टेट, दैट इज मैटर एंड एनर्जी बोथ। तो अगर हम रेस्ट एनर्जी को अकेले लिखते हैं तो ये होती है, और अगर वैसे एनर्जी लिखते हो E = mc² जब लिखोगे तो वेरिएबल जो मास है वेलोसिटी v पे m0/1 - v²/c² लिखा जाएगा, और ये इंटू c², ये mc² का ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है, रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। रिलेटिविस्टिक, इसको इस नाम से जान सकते हो जो हमने इस रूप में लिखा है, रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। पढ़ा सब चुके हैं, बस समराइज करना है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज दिस। अब इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करेंगे। ये देखिए, एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सॉरी मूवमेंट, एनर्जी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी तो बोल चुके हैं, मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा mc² है, और इसी शकल में अगर हम मोमेंटम को लिखें तो P = mv। हम इसको डबल सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हैं, या जो मूविंग मास है उसको हम P/m भी तो लिख सकते हैं, m = P/, या वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं P/m। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डेरिवेशन के लिए या क्वेश्चन आता है, प्रूव द रिलेशन, और ये क्वेश्चन है आपका, प्रूव द रिलेशन E² = P² c² + m0² c⁴। फॉर इट आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? वी नो दैट एनर्जी, total energy of the body is given by E = mc² and the momentum P = mv, or velocity of the moving body in terms of momentum is given by V = Pm/m। इसमें मास वेरिएशन फॉर्मूले का एक स्टेटमेंट लिखोगे, बुक में आपका दिया हुआ है, हम जानबूझ के अब नोट्स नहीं दे रहे हैं इतने छोटे छोटे टॉपिक्स के, आप 3rd ईयर में आ चुके हैं, यू कैन राइट योरसेल्फ। तो इसके इन दोनों के बाद आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, और इसके बाद अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v, substituting the value of v from equation 2 into equation 3
इक्वेशन 3, हमारा काम पूरा हो गया। इक्वेशन 3 वी हैव E इक्वल टू, ऊपर तो एम नॉट सी स्क्वायर रहा ही, एम नॉट सी स्क्वायर रहा है, और यहाँ नीचे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा? सी स्क्वायर से 2 बार होने के बाद ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर, मैं एक स्टेप में यहाँ पहले लिख के सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होगा। इन दोनों को मिला के हमने लिख दिया है एन स्क्वायर सी टू दी पावर 4। अब ये आप जानते हो कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो E स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। तो ये इक्वेशन हमारी जो 1 थी, इसको स्क्वायर करके हम इक्वेशन नंबर, ये कौन सी है, 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये E स्क्वायर लिखा हुआ है तो E स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग, इस इक्वेशन 5 को स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड से। मैंने जो समझाना था उसको समझा दिया है, इन सब की वैल्यू खत्म हो चुकी है। मैं यहीं पे इसको लिखता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5, दिस इज E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। तो क्या हुआ? E स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर हुआ एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। अब इसमें ई स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ ई स्क्वायर आ जाएगा, ये ई स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा। मैं स्पीड से कर रहा हूँ, टाइम की वीडियो छोटा करने के चक्कर में। ई स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा यहाँ से, यहाँ पे यही रहेगा एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 2। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन में फर्क देखिए, कोई फर्क नहीं है। इफ यू चेंज पी स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम, या मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, यू विल गेट ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहने को तो सिंपल सी हम लोगों ने मैथमेटिक्स करके निकाल दिया है, लेकिन जब आप एडवांस में, क्वांटम मैकेनिक्स में और एडवांस में जाएंगे, सबसे ज्यादा एमसी स्क्वायर के बजाय यही फॉर्मूला यूज होता है। इसलिए इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में हमेशा के लिए याद रखिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला हमने इसके लिखने से पहले अचीव किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमने ज्यादातर चीजों को बदलते देखा है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। आपने देखा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने जिस क्लास से भी फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है, लेंथ, टाइम और मास को कंसीडर किया था। मतलब आइंस्टीन से पहले ये तीनों ही क्वांटिटीज एब्सोल्यूट मानी जाती थी, लेकिन बाद में आपने देखा मास वेरी करता है, मतलब बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है। जब रिलेटिविस्टिक हायर स्पीड पे चलते हैं तो रिलेटिवली बढ़ते हुए हमें नोट होता है। इसके बहुत सारे आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे ट्विन पैराडॉक्स के रूप में, या मतलब और सारे एग्जाम्पल्स। अब इसमें जो ये जो लेंथ, टाइम, मास, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखती है, यानी कि वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके उसका साइज छोटा होता चला जाता है। लेकिन एक ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अगर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम के रूप में अलग से पूछी जा सकती है। यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में एम नॉट स्क्वायर
c टू द पावर 4 लिखा हुआ है, कांस्टेंट चीज है। c इज कांस्टेंट, रेस्ट मास इज कांस्टेंट, ये नहीं बदलता है। मास जो है, मूविंग मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसको आप, ये इनवेरिएंट का मतलब होता है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पे भी ना बदले, उसको इनवेरिएंट कहते हैं। यानी कि ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस इनवेरिएंस को आप स्वयं करके देखिएगा। दिस इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। माने जो हमने रिलेशन ड्राइव कर दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है प्रॉब्लम के रूप में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। लेकिन उसको बहुत सारे एडवांस जगहों पे ये फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, एडवांस में चाहे फर्मी डिराक इक्वेशन निकाली जाती है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में, वो भी इसी फॉर्मूले को लेकर निकाली गई है, बहुत सारी लंबी चौड़ी यूज़ न करके। इसका जो सार है रिलेटिविटी का, एनर्जी और मोमेंटम जिसमें दोनों शामिल हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यूज़ करते हैं न्यूटोनियन ऑपरेटर वगैरह में। तो मैं बस इतना इशारा किया। और प्रॉब्लम के रूप में ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके 3 कंपोनेंट नहीं होंगे, और मोमेंटम है उसके 3 कंपोनेंट होंगे। और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग आपस में कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर चीज़ें आपने बदलते देखी हैं। एक बेसिक क्वांटिटी होती है चार्ज, बेसिक क्वांटिटी नोन एज, ये हमेशा की मैं कहने को तो एक लाइन में बोल देता है, लेकिन आपके दिमाग में ज़्यादा ठीक से बैठे, चार्ज के रूप में आती है। यानी नेचर में वैसे तो मटेरियल ढक के देता है, ढक्के का मतलब इन जनरल दे देता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और चूंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चार्ज पार्टिकल से होता है, उसके सरफेस में किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, और वही इधर उधर से जंप करा करते हैं, वही शेयर किया करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, मेटल्स बनते हैं। और कंडक्शन का जो मैकेनिज्म है, चाहे थर्मल कंडक्शन हो चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, ड्यू टू चार्ज होता है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको भी, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, ड्यू टू चार्ज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो चार्ज है इज इनवेरिएंट अंडर, ये देखा गया है कि ये नहीं बदलती, चाहे रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए, चाहे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के देखा जाए, चाहे एक से दूसरे को देखा जाए, इधर से उधर को देखा जाए। तो रिलेटिवली चार्ज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। ये छोटी छोटी जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर अगर आ जाता है और मान लिया कोई मतलब इस टाइप का है, उसने रख दिया, तो वो तो क्वेश्चन आपके हाथ से गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव आने की 90% संभावना है, इसलिए मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसको चूँकि सिलेबस में नहीं, अगले साल सिलेबस में आएगा, मैं बहुत ही फेमस है, जो आगे आप मतलब अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप कहीं न्यूज़ देखते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 डायमेंशनल स्पेस की हाइपोथेसिस कर डाली थी आइंस्टीन ने, और एक मैथमेटिशियन हुए हैं डायमेंशनल स्पेस, और जिसको एक मैथमेटिशियन हुए हैं, मतलब न्यूटन से प्रभावित होकर उन्होंने अपना एक मैथमेटिकल निकाला था, मिन्कोवस्की स्पेस। उन्होंने मैथमेटिक्स दी थी, लेकिन फिजिक्स न्यूटन ने ही दी थी। एक्स, वाई, जेड और टी, ये जो प्लेन हम लोग लिखते हैं, ऐसे लगता है कि एक्स वाई जेड स्पेस हो गया और
टी टाइम हो गया, और दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते थे। लेकिन जो आइंस्टीन की जो हाइपोथेसिस थी, मतलब एडवांस में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि उसके जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का चूँकि सिलेबस में नहीं है, इतनी बात और बता दें कि ग्रेविटेशन से जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटोन का पिछले टर्म पे आपने देखा कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये तरीके से मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, इसमें अनडिफ्लेक्टेड होती हैं, कोई इस पर असर नहीं पड़ता फोटोन के रास्ते में, लाइट वेव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं इनका फर्क पड़ता है, ये बेंट हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन की तरफ। ग्रेविटेशनल फील्ड में, इन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइट वेव्स या रेज जो भी आप कहते हो, या पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, बेंड towards strong magnetic field, towards strong magnetic field, strong gravitational field, सॉरी कहने को कमजोर है ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन लाइट के लिए बहुत मजबूत है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, आपने तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली देखा होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की बहुत अच्छी थ्योरी भी है, मतलब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये मतलब एक अलग से जानने की चीज़ है। तो मिन्कोवस्की ने वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड और इसको टी बनाया, तो ct इसको ले लिया इन्होंने एक डायमेंशन, और चूंकि इमेजिनरी के साथ जोड़ते हैं तो ICT कह दिया। तो इन्होंने कहा x y z ICT, ये 4 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें टाइम अपने आप उसके साथ जुड़ा हुआ है। बाद में इसी पे आधारित जो कि नए सिलेबस में जो दिया हुआ है, स्पेस लाइक, टाइम लाइक, जो हम पहले लिख दिए थे सिलेबस में, वो उसी से संबंधित है। स्पेस लाइक, टाइम लाइक और लाइट लाइक, और एक कॉजलिटी है। लाइट की स्पीड से कोई ज़्यादा ट्रेवल नहीं किया, उसे कनेक्ट किया, और बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब इसके बहुत प्रभाव हैं। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो पास्ट है, ये इस तरीके से पास्ट नहीं है कि हमने आज बनाया है और आपको एक हफ्ते बाद देखने को मिल रहा है। आमने सामने जब हम लाइव क्लास पढ़ा रहे हों, यानी कि हम केवल लाइव क्लास उसमें क्या कहते हैं, लैपटॉप पे अकेले नहीं पढ़ा रहे हैं, मोबाइल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग लाइव क्लास जो ऑफलाइन क्लास ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, या आमने सामने दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के पास्ट को देख रहे होते हैं। क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में, क्योंकि आप हमसे लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तभी तो आपके पास पहुंचेगी, इसमें चाहे वो कम टाइम लगा है लेकिन टाइम तो उसने लिया है, तो जब आपके पास पहुंची तब तक वो पास्ट हो चुका था। इस ढंग से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सोचने की ज़रूरत समझी गई। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो ब्लैक होल की थ्योरी है, न्यूट्रॉन स्टार्स की थ्योरी है, वो इन्हीं को सबको जोड़ जाड़ के एक्सप्लेन होती है। तो ये चीज़ है, हमने कुछ बातें बताई कि E² - P² C² इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। 4 डायमेंशनल स्पेस होता है, x, y, z और ICT, और ये दूसरे में ये स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बोला था। स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम ये अलग है ही नहीं, जिनको अलग अलग मानते वेरी भी करते हैं, और साथ साथ में ये एक ही चीजें हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं, ना स्पेस टाइम से अलग है और न टाइम स्पेस से अलग है। दे आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। जब भी प्रकृति के रहस्यों को, इस भौतिक संसार के रहस्यों को जानने की कोशिश की जाती है, तो इसमें साइंटिफिकली स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम के रूप में प्रपोज किया है, और इसको हर एंगल से देखा जा सकता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता था कि एक जो है प्रॉब्लम के रूप में बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा, हमें ध्यान नहीं है, मैंने को पलट के देखा कि नहीं देखा,
एक ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट is invariant under Lorentz ट्रांसफॉर्मेशंस। इस प्रॉब्लम को जरूर लगाएं। ये अगर हम समराइज करके बात करना चाहें तो मैंने ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम हमने बनाने का यही तरीका समझा था। ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सी स्क्वायर टी स्क्वायर टाइम को है, जो हमने 4 बताई थी डायमेंशंस एक्स वाई जेड और आई सी जी। इनका बड़ा उपयोग है, इससे जुड़ी है। जैसे हमने कहा कि चार्ज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे ये जो है यूं ही प्रॉब्लम के रूप में नहीं लिखी है, इसके पीछे बहुत बेसिक छिपा हुआ है, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम छिपा है। जहाँ तक सॉल्व करने की बात है तो आप एक दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हो। एस और एस डैश वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट से, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रखेंगे। वाई डैश इक्वल टू वाई रखेंगे, जेड डैश इक्वल टू जेड रखेंगे, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। जब आप एक्स डैश की जगह ये रख देंगे, वाई डैश की जगह तो वाई हो जाएगा, जेड डैश की जगह जेड हो जाएगा, और टी डैश की जगह ये हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर होगा। जब इसको आप देखोगे तो यही निकल के आ जाएगा, यही चीज जब इसमें ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो इससे आप प्रूव करोगे कि एक्स डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपसे यह कहा जाए कि ये इनवेरिएंट है कि नहीं है तो ये नहीं निकलेगा। क्वेश्चन ये अधूरा भी आ सकता है अगर प्रॉब्लम के रूप में आता है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। पूरा पूछा जाता है तो इनवेरिएंट कहा जाएगा। करना क्या होगा, आपको ये करना होगा और उसमें ये सब्स्टिट्यूट करते हुए सॉल्व करना, सॉल्व करके आप खुद देखें और इसको दिखाएं कि ये इनवेरिएंट निकल के आ रहा है। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, क्योंकि अब ये फाइनल क्लास है तो छोटी छोटी बातें जो मेरे ध्यान में आती जा रही हैं वो आपके सामने रखता जा रहा हूँ। एक्स वाई जेड टी से संबंधित है, स्पेस टाइम का खेल है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको समझने का एक इंटरेस्ट है। एक और है डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन अगर आपकी बुक में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी आपको करना है। मैंने आपको क्या करना होगा, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश और डी टी डैश को सॉल्व करना होगा। उसमें रखना क्या है, ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रखी थी इसी से डी एक्स डैश निकालोगे, डी वाई डैश निकालोगे, जैसे हमने वह एडिशन ऑफ वेलोसिटी थ्योरम में निकाले थे उसी तरीके से निकाल के यहाँ पर रखते चले जाइए, यहाँ पर रखते चले जाइए। जब सॉल्व करके आएंगे तो फाइनली आपको दिखेगा इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डी टी। यही प्रूव करना होता है इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसके इनवेरिएंस को चेक करिए, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टी को डी जेड को, तो ये नॉट इनवेरिएंट, ये निकलेगा, ये बराबर हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं पे मुझे लगता है कि लगभग करीब करीब बातें हमने कर ली हैं। लेकिन एक कुछ बातें और हम आपको बता दें कि चाहे वो मतलब जो भी सिलेबस आपका शुरू हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से,
इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का आइडिया लेके। उसके बाद हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया। उसके नेगेटिव रिजल्ट्स जो आए थे वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था। इस चक्कर में फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स जब सामने आए तो बस वहीं से रिलेटिविटी का उदय हुआ और उन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज़ करके लॉरेंज महोदय ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाल के सामने रखी। और जब ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सामने आ गई तो फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटी थ्योरम, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब कुछ निकलते चले गए। 4 डायमेंशनल स्पेस आया, उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स जो भी आपके बुक में हैं या और अनसोल्ड पेपर में हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हैं, जहाँ से भी मिलते हैं सबको कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। और ये जो हमारी ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन की स्थिति जो बन रही है, और मुझे लगता है कि जब तक हमारा वीडियो आपके सामने आएगा उस समय ऑफलाइन क्लास चल रही होंगी। इंडिविजुअली किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमारे सामने प्रैक्टिकल क्लास के टाइम पे अलग से पूछ सकता है और उसको पूछें। आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे आधारित प्रॉब्लम्स भी लगानी हैं, बहुत से लोगों ने लगा ली होंगी जो समझदार हैं। इसके अलावा आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करनी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की भी करनी है, टाइम डिलेशन की भी करनी है, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, एडिशन ऑफ वेलोसिटी थ्योरम, जितने भी टॉपिक्स आए हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब पे जितनी प्रॉब्लम आई हैं, थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सबको आपको करना है। और यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। अब आपका नेक्स्ट वीडियो, हाँ, प्रॉब्लम्स को हम ऑफलाइन में करवा देंगे। अगर ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो फिर मैं प्रॉब्लम्स की जो लिस्ट आप गूगल क्लासरूम पे डालेंगे उनके लिए मैं एक इकट्ठी, जब सारी हो जाएंगी, एक वीडियो लेक्चर भर की प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको मैं सॉल्व करा लूँगा। और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप रिलेटिविटी को बहुत अच्छे से समझें और उसको पूरे तरीके से करें। भले ही उसमें एक यूनिट के रूप में दिखाई दे रही है, जब अनसॉल्व पेपर को आप कायदे से स्टडी करेंगे तो नॉट लेस देन 35% उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर सब्जेक्टिव देखेंगे तो चॉइसेस को छोड़ के नॉट लेस देन 40%, आपको 40% अकेले रिलेटिविटी यूनिट से ही करने को मिल जाता है। मैं इन्हीं बातों से अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।